हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस की। स्वागत है आप लोगों का इस लेक्चर में कि रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी इंडिविजुअल का कैसे निकालते हैं और इसका क्या क्राइटेरिया होता है या इनकम टैक्स में किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इनकम टैक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी अगर ITR फाइल करते हैं तो उसमें हम लोग अगर रेसिडेंशियल स्टेटस अगर वो नॉन रेसिडेंशियल रहा तो हमें उसके अकॉर्डिंग ITR फॉर्म को चूज करना रहता है। तो हम लोग आज इसी वीडियो में देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से किसी भी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस पता कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस में बात करें दोस्तों, तो इसमें इसको 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं: रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। ओके, इसको 3 कैटेगरी में इस प्रकार से हम लोग डाल सकते हैं, जो कि हम लोग थोड़े टाइम में जान लेंगे कि हम लोग इसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को बेसिक कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि बेसिक कंडीशन क्या है। सबसे पहला बेसिक कंडीशन है कि जिस जिस भी इंडिविजुअल का लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं कि वो भारत में 182 डेज प्रेजेंट होना चाहिए। 182 डेज और मोर, उससे ज़्यादा, कम से कम 180 डेज तो होना ही चाहिए, 182 डेज होना ही चाहिए और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ। और सेकंड कंडीशन है कि ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। ओके, सेकंड कंडीशन बोलता है कि वो भारत में 60 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, एंड 365 days or more during the 4 years immediately preceding the previous year। क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया है कि immediately preceding the previous year, जबकि यहाँ पे बोला गया सिर्फ previous year। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे डाउट तरह से क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि देखेंगे कि यहाँ पे एंड लगाया हुआ है, तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। 60 डेज और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो होना ही चाहिए, उसके साथ वो 365 डेज और मोर होना चाहिए। 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। कि ये हो गया कि हमारा बेसिक कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और सेकंड कंडीशन है 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 years। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको कंडीशन को अप्लाई करना है। हम लोग देखेंगे कि ऐसे केसेस जहाँ पर कंडीशन 2, ये वाला जो कंडीशन है एप्लीकेबल नहीं होता है, ये वाला कंडीशन कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता है। मैं सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर दिया तो हम लोग उसको रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वेयर इंडियन सिटीजन, वेयर इंडियन सिटीजन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आउटसाइड इंडिया मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब काम की तलाश में बाहर जाता हो, और एज अ क्रू मेंबर जो शिप पे जाते हैं, क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। ओके, पहला कंडीशन है कि जॉब की तलाश में और क्रू मेंबर होना चाहिए। हम लोग कंडीशन 2 चेक नहीं करेंगे। और वेयर एन इंडियन सिटीजन, वेयर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू बी आउटसाइड इंडिया केम टू विजिट, मतलब कि जो भारत का नागरिक हो come to visit India during the previous year, whose total income does not exceed 15 लाख, तो 15 लाख से इनकम नहीं होना चाहिए। कौन सी इनकम? यह इनकम 15 लाख इनकम इस बात कर रहा है कि जो भारत में हो, भारत के इनकम की बात कर रहा है, इंडिया में जो अर्न किया हो 15 लाख से ज़्यादा ना हो, तो हम लोग सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे। ओके, इसमें फॉरेन अगर हम लोग बाहर आउटसाइड इंडिया से कोई इनकम अर्न किए हो 15 लाख से ऊपर तो चलेगा, लेकिन इंडिया का इनकम 15 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एडिशनल कंडीशन की। ओके, एडिशनल कंडीशन क्या है कि ही इज अ रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year। previous year मतलब 10 साल में से 2 साल, एटलीस्ट टू
मतलब 2 साल भारत में तो रहा ही हो, और उससे ज़्यादा रहेगा तो वेल एंड गुड। और सेकंड कंडीशन है ही स्टे इन इंडिया इन लास्ट 7 years प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब 7 साल में 730 डेज और मोर, इतना डेज रहा हो। ओके, 10 साल में से 2 साल और 7 साल में से 730 दिन। ये थोड़ा अपने को माइंड में रखना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कंडीशन कब बनेगा वो। एक तो पहला ही हो गया, ये दूसरा हो गया, और यहाँ पे तीसरा हो गया। तीनों में से एक कैटेगरी में तो फॉल कर ही जाएगा। तो बात करते हैं पहले रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऐसा हम लोग बोलेंगे कि वो रेसिडेंट है भारत का। सेटिस्फाई मस्ट सेटिस्फाई एट लीस्ट one of the basic conditions and both the additional condition। ओके, तो वन ऑफ द बेसिक कंडीशन कौन सा है? ये वाला है। इसमें से कोई भी कंडीशन, ये वाला हो या ये वाला हो, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए उसको रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए, ये वाला। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए, दोनों कंडीशन एंड बोथ द एडिशनल कंडीशन। और बात करते हैं रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, कब होगा? must satisfy at least one of the basic condition। okay, सेम इसकी तरह ही must satisfy at least one of the basic condition, one of and one or none of the additional condition। यहाँ पर क्या कहते हैं? one or none of the additional condition, मतलब कि बेसिक कंडीशन एक तो सेटिस्फाई होना चाहिए, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई एक हो या ना हो चल जाएगा। ओके, लेकिन जब कि हम लोग को इसमें बताया गया था कि दोनों कंडीशन एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। इसमें मिला कि बेसिक कंडीशन एक तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। ठीक है, और दूसरा एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नॉन रेसिडेंट की। इसमें क्या बोला गया? जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मस्ट नॉट सेटिस्फाई आइदर ऑफ द बेसिक कंडीशन, तो मतलब कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई ना हो हम लोग उसको नॉन रेसिडेंट मान लेंगे। वो आप लोगों को कितना समझ में आया हो, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं, एक इसमें अमेंडमेंट लाया गया था जो कि रिसेंटली आया था। एन इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मूविंग आउटसाइड इंडिया, जैसे कि हम लोग इसको पहले ही पढ़े थे, कम टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये ऑलरेडी हम लोग को पढ़ा हुआ लग रहा है। यहाँ पे आप लोगों को 15 लाख का है ये वाला, नीचे पॉइंट बी वाला, सॉरी ये वाला, ये कंडीशन को यहाँ पे लिया गया है। इसमें मैंने पहले ही बात किया था कि अगर कोई सिटीजन हो जो कि भारत में आता हो और इसका इनकम 15 लाख से ऊपर नहीं जाता हो इंडिया के इनकम के तो इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा, घर का कुछ भी रेंट वगैरह किसी भी प्रकार से कैपिटल गेन किसी भी तरीके से अगर उसको 15 लाख से ऊपर नहीं जाता हो तो हम लोग ये कंडीशन देखेंगे 182 डेज और मोर। तो हमारा बेसिक कंडीशन हो गया पहले का, और यहाँ वहाँ पर 60 को 120 से रिप्लेस कर दिया और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और पूरा सब कुछ सेम रखा। तो ये सेकंड कंडीशन में देखेंगे, तो भी हम लोग उसको अगर ऐसा रहा तो फिर हम लोग उसको मान लेंगे कि क्या कहते हैं भारत का सिटीजन अगर क्या कहते हैं उसने ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो अगर उसका इनकम 15 लाख से ऊपर जाता हो तो एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो भारत के इनकम होना चाहिए ना कि फॉरेन इनकम। यहाँ पे अभी ये बात को छोड़ते हैं सच, और सच इंडिविजुअल रेसिंग बट नॉट पर सेटिस्फाई से इसके बात करते हैं इफ ही सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन। देखिए if he satisfy first condition he would be resident and ordinary resident, satisfy both the additional condition resident and ordinary resident same वैसा है, resident but not ordinary resident if he satisfy one or none of the additional condition like that one or सेम वैसे उसकी तरह ही इनकम इसमें डेफिनेशन बताया गया क्या है।
Note income from foreign source for labor. Income from foreign source means income which accrues or arise outside India, except income derived from business operating company which is not into income in India. Deemed resident इसको मानेंगे, deemed resident हम लोग इसको मानेंगे सेक्शन 1 ये रहेगा। An individual being an Indian citizen मतलब जो भारत का नागरिक है भी अदर देन द इनकम फॉरेन सोर्स exceeding 15 lakh in the previous year will be deemed to be resident but not ordinary resident in India in that previous year। 15 लाख से एक्सीड हो जाता है और कहीं पर भी is not liable to pay tax in either country or territory by reason of its domicile। अगर वो कहीं पर भी टैक्स ना देता हो तो उसको डीम्ड रेसिडेंट मान के यहाँ पर उसे टैक्स लिया जाएगा और उसका इनकम 15 लाख से ऊपर जाएगा। तो दिस प्रोविजन will not apply in case of individual said to be resident in India section के हिसाब से। मतलब ऐसा है कि 15 लाख से ऊपर इनकम लिया और कहीं पर भी टैक्स ना देता हो तो फिर उसको हम लोग यहाँ पर जाके टैक्स के रेसिडेंट मान लेंगे, उसको डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे। ठीक है, बात करते हैं एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 की। और भी एग्जाम्पल करना तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हम लोग Mr. E.B. an Estonian citizen came to India came to India for the first time during the previous year for the previous year's Sitra। ओके, मतलब भारत में ये भी एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन जो भारत में आया है प्रीवियस ईयर 17-18 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 एंड 20-21 21-22 वो इन इंडिया में तो यहाँ पे लिखा है 17-18 में कितना टाइम रहा है 55 डेज रहा है, 18-19 में 60 डेज रहा है, 20 में 90 डेज रहा है, 21-20 में 150 डेज रहा है, वहाँ का टेलीफोन में और 70 डेज रहा है। Determine the residential status for the assessment year 22 and 23 2023 का। ओके, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर इसमें हम लोग इसका रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम लोग बेसिक कंडीशन देखेंगे, क्या वो भारत में 182 डेज और रहा है क्या प्रीवियस ईयर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यहाँ पे सिर्फ 70 डेज रहा देखेंगे। मतलब पहला कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 डेज तो रहा है, लेकिन सेकेंड कंडीशन तो इसको भी एक साथ ही देखना क्या वो 365 डेज और मोर रहा है क्या immediately preceding the previous year। immediately मतलब इसको छोड़ के यहाँ से इधर से लेंगे 150, 90, 60 और 55। क्या वो यहाँ पे सेटिस्फाई 365 डेज रहा है क्या 150 कैलकुलेटर हम लोग काउंट करेंगे 150 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 50 नहीं 355 डेज ये रहा है तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ये एनआर हो जाएगा, थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। दोस्तों ये हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए। हम लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड पूरा वीडियो लाने वाले हैं इसके ऊपर, हम लोग ITR फाइलिंग सब कुछ करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।